तो आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने पिछले कुछ दिनों में काफी ध्यान खींचा है। ये कहानी है एक जिम ट्रेनर दीपक कुमार की, जो कुछ दिनों के लिए मोहम्मद दीपक के नाम से जाने गए। हाँ बिल्कुल, और इसी एक नाम की वजह से उनके जिम के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, नारे लगते हैं। मतलब आखिर हुआ क्या था? ये पूरी घटना उत्तराखंड के कोटद्वार की है और हमारे पास इस पर एक काफी विस्तृत इंटरव्यू का ब्यौरा है जिसमें दीपक कुमार ने खुद पूरी कहानी बताई है। तो आज हम इसी बातचीत के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मामूली सा विवाद था वो इतना बड़ा कैसे बन गया, और इसमें बजरंग दल, पुलिस और FIR इसका क्या ताना बाना है। इस विश्लेषण का मकसद घटना की परतों को खोलना है। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं उस दिन से जब ये सब शुरू हुआ। 26 जनवरी का दिन था। दीपक अपने एक दोस्त की दुकान पर बैठे थे। तभी उन्होंने देखा कि पास की एक दुकान पर कुछ हंगामा सा हो रहा है। हाँ, वो दुकान एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति की थी जिसका नाम था बाबा ड्रेसेस, और वहां बजरंग दल के कोई 7-8 कार्यकर्ता पहुंचे थे। अच्छा। और उन्हें दुकान के नाम में बाबा शब्द पर आपत्ति थी। वो उस बुजुर्ग दुकानदार से जोर जबरदस्ती कर रहे थे कि नाम बदलो। और दीपक ने वहां जाकर उन्हें रोक दिया, भीड़ के सामने जाकर उन्होंने उन लोगों से पूछा कि क्या आपके पास कोई कानूनी आदेश है, कोई कोर्ट का ऑर्डर? बिल्कुल। और यहीं पर इंटरव्यू के मुताबिक माहौल थोड़ा गर्मा गया। उन लोगों ने दीपक से पूछा कि तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले, और यहीं पर वो पल आता है जो वायरल हो गया, जब उनसे उनका नाम पूछा गया। हाँ, और दीपक कुमार ने अपना नाम बताया, मोहम्मद दीपक। मोहम्मद दीपक। ये उन्होंने क्यों किया? इंटरव्यू में उन्होंने कुछ बताया इस बारे में कि उस पल उनके दिमाग में क्या चल रहा था? हाँ, उन्होंने साफ किया कि वो ये जताना चाहते थे कि वो सबसे पहले एक हिंदुस्तानी है, धर्म से पहले देश। बिल्कुल, कि इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते हैं, सब एक हैं। ये उनका एक तरह से सांकेतिक विरोध था। ये तो उस माहौल में बहुत बड़ा बयान था। और बाबा शब्द पर भी तो उन्होंने अपनी राय रखी थी, क्योंकि सारा विवाद तो उसी को लेकर था। हाँ, उनका कहना था कि बाबा शब्द तो हर धर्म में इस्तेमाल होता है। बच्चे बूढ़ों को बाबा कहते हैं, पीर बाबा होते हैं जिनकी मजार पर हिंदू भी जाते हैं। सही बात है। उन्होंने ये भी बताया कि उस दुकानदार ने अपने छोटे बेटे के नाम पर दुकान का नाम रखा था। वो उसे प्यार से बाबा बुलाते थे। तो ये कोई धार्मिक पहचान बनाने की कोशिश नहीं थी। तो 26 जनवरी को तो मामला जैसे तैसे शांत हुआ, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। हाँ, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके बाद 31 जनवरी को मामला और ज्यादा बिगड़ गया। क्या हुआ 31 जनवरी को? 31 जनवरी को दीपक के जिम, हल्क जिम के बाहर बहुत बड़ा हंगामा हुआ। सूत्रों के मुताबिक देहरादून और दूसरे जिलों से बजरंग दल के करीब 150-200 कार्यकर्ता वहां जमा हुए। सारे 150-200 लोग? हाँ, कई गाड़ियों में आए थे, कुछ गाड़ियों में तो हूटर भी लगे थे। ये एक पूरी तरह से सुनियोजित प्रदर्शन लग रहा था। और दीपक को इसका अंदाजा था पहले से, है ना? उन्होंने पुलिस को बताया भी था। जी, उन्हें सोशल मीडिया पोस्ट से पता चल गया था कि उनके जिम पर हंगामा होने वाला है, तो उन्होंने पुलिस को पहले ही सूचना दे दी थी। लेकिन सूचना देने के बावजूद पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई? नहीं, रोक नहीं पाई। और इंटरव्यू में एक वीडियो का जिक्र है जो बहुत ही चौंकाने वाला है। क्या है उस वीडियो में? वीडियो में दिखता है कि भीड़ नारेबाजी और गाली गलौज करते हुए जिम तक पहुंच रही है और पुलिस की गाड़ी उनके आगे आगे चल रही है। आगे आगे उन्हें रोकने के बजाय? हाँ, ऐसा लग रहा था मानो पुलिस उन्हें रास्ता दिखा रही हो या एक तरह से उन्हें संरक्षण दे रही हो। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। तो फिर जिम के बाहर क्या हुआ? कितने घंटे ये सब चला? दीपक के अनुसार वहां 5-6 घंटे तक हंगामा होता रहा। उन्हें, उनके परिवार को बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी गईं। उनकी मादीगाह मौजूद थी और ये सब सुनकर वो बहुत परेशान हो गईं, भावुक हो गईं। जाहिर है किसी भी माँ के लिए ये देखना। और हैरानी की बात ये है कि हंगामा करने वालों पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस शांति भंग न हो ये कहकर दीपक को ही थाने ले गई। 1 मिनट, क्या भीड़ को कंट्रोल करने के बजाय पुलिस ने दीपक को ही वहां से हटा दिया? जी हाँ, ताकि भीड़ शांत हो जाए। ये तो ऐसा हुआ कि आप ताला ठीक करने के बजाय घर के मालिक को ही घर से बाहर कर दें। ये तो तर्क ही समझ नहीं आ रहा। और उनके थाने जाने के बाद भी भीड़ वहां करीब 2-2.5 घंटे और रही, नारेबाजी करती रही, गाली गलौज करती रही। तो ये सब हो गया, लेकिन इसके बाद मामला और भी उलझा जब FIR की बात आई। हाँ, और यहीं से इस कहानी का सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं उलझा हुआ अध्याय शुरू होता है। क्या हुआ FIR का? बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR हुई,
लेकिन साथ ही दीपक और उनके दोस्त विजय रावत के खिलाफ भी एक काउंटर एफआईआर दर्ज कर ली गई। काउंटर एफआईआर मतलब जो शिकायत कर रहा है उसी के खिलाफ शिकायत। बिल्कुल, ये एक जानी मानी रणनीति लगती है। अक्सर दबाव बनाने के लिए या मामले को भटकाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो दीपक पर भी एफआईआर हो गई। कमाल है। आरोप क्या लगाए गए थे उन पर? आरोप बहुत गंभीर थे। जान से मारने की नीयत से हमला करना, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना और 3,000 रुपए, एक घड़ी और एक मोबाइल छीन लेना। क्या 3,000 रुपए? एक आदमी पर जिसका लाखों का जिम है, उस पर 3,000 रुपए छीनने का आरोप? हाँ, ये सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि आरोप सिर्फ परेशान करने के लिए गढ़े गए हैं। और इसमें एक और बात थी जो पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाती है। हाँ, वो ये कि दीपक ने अपनी शिकायत में अंकित अग्रवाल, गौरव कश्यप, कमल पाल ऐसे कई लोगों के नाम और गाड़ियों के नंबर तक दिए थे। अच्छा, सबूत दिए थे। इसके बावजूद बजरंग दल के खिलाफ जो एफआईआर हुई वो 30-40 अज्ञात लोगों पर हुई। अज्ञात नाम और नंबर देने के बाद भी। और दीपक के खिलाफ जो एफआईआर हुई, दीपक और विजय के खिलाफ जो एफआईआर हुई वो गौरव कश्यप और कमल पाल ने नाम से दर्ज कराई। अरे वाह, मतलब जिनके नाम दीपक ने अपनी शिकायत में दिए उन्हीं लोगों की शिकायत पर दीपक के खिलाफ नामजद एफआईआर हो गई। जी, ये तो पूरा मामला ही उल्टा लग रहा है। मतलब जिन लोगों ने हंगामा किया उन्हें अज्ञात मान लिया और जो अपनी जगह पर थे उन पर नाम लेकर केस दर्ज कर दिया गया। दीपक और उनके दोस्त का भी यही कहना है कि ये पुलिस पर किसी तरह के दबाव का नतीजा हो सकता है, क्योंकि ये सामान्य प्रक्रिया तो बिल्कुल नहीं लगती। इतनी धमकियों, भीड़ के हंगामे और फिर इस कानूनी पछड़े के बावजूद इंटरव्यू में दीपक का रवैया कैसा लगा? क्या वो डरे हुए हैं या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहुत निडर लगे। उन्होंने एक बात कही कि बनाने वाला भी वो है, बिगाड़ने वाला भी ऊपर वाला है। उनका साफ कहना है कि वो अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने अपनी बात को मजबूत करने के लिए किसी और घटना का भी जिक्र किया था, है ना? हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। उन्होंने उत्तराखंड की अंकिता भंडारी की घटना का जिक्र किया। अच्छा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अंकिता के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ तब ये बजरंग दल के लोग कहाँ थे? तब उन्होंने अपनी मर्दानगी क्यों नहीं दिखाई? ये तो वाकई एक सोचने वाली बात है। उनकी चुनिंदा नाराजगी पर एक बड़ा सवाल है ये। बिल्कुल। और फिर उनके दोस्त विजय रावत, जिन पर भी एफआईआर हुई है, उनका क्या कहना है? उनका भी यही मानना है। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है और वो देश में नफरत नहीं फैलने देंगे। उन्होंने कहा कि हम दोनों हिंदू हैं, लेकिन हमारा धर्म किसी से नफरत करना नहीं सिखाता। इस पूरे मामले में उनके परिवार का क्या रुख रहा? जाहिर है उनके लिए तो ये बहुत मुश्किल समय रहा होगा। हाँ, मुश्किल तो था, लेकिन उनका परिवार पूरी तरह उनके साथ खड़ा है। उनकी मां ने इंटरव्यू में कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है कि वो सही के लिए लड़ रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि जिस दिन जिम के बाहर हंगामा हो रहा था वो अपने बेटे को दी जा रही गालियां सुनकर रो पड़ी थी। ये बहुत स्वाभाविक है। हाँ, और दीपक ने भी बताया कि उनके ऊपर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। उनकी माँ, पत्नी और एक 5 साल की बेटी है। परिवार की चिंता उन्हें है, लेकिन वो कहते हैं कि इसकी वजह से वो पीछे नहीं हटेंगे। तो ये कहानी सिर्फ एक झड़प की नहीं है, ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने अनुसार सही के लिए आवाज उठाई और फिर खुद ही एक बड़े कानूनी दांवपेच में फंस गया। बिल्कुल। इस पूरी घटना में पुलिस की भूमिका, एफआईआर दर्ज करने का तरीका और समाज में बढ़ती असहिष्णुता, ऐसे कई गंभीर सवाल उठते हैं। दीपक का पूरा तर्क इंसानियत के इर्द गिर्द घूमता है। वो बार बार यही शब्द इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कि वो पहले इंसान है फिर कुछ और। ये पूरा वाकया एक विचार के साथ छोड़ जाता है। जैसा कि हमने देखा, दीपक बार बार इंसानियत और सही गलत की बात करते हैं, लेकिन जब मामला सड़क से उठकर कानूनी प्रणाली तक पहुंचता है, जैसे इस काउंटर एफआईआर से साफ है, तो क्या सही और गलत की परिभाषा इंसानियत से ज्यादा इस बात पर निर्भर करने लगती है कि किसके पास कितनी शक्ति है, किसका प्रभाव ज्यादा है?